Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom, देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, बॉडी है, फिट होंगे। उसके साथ बीजांड क्लास 12 हाइलम से अटैच होता है। बच्चों हाइलम हमने जिसे पिछले हम क्या भाग में कहते हमने हैं, बात की थी नाभिका कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 हाइलम को ही हम क्या चल कहते रहा हैं? है। और पिछले भाग हम बात कर चुके हैं सॉल्युबिलिटी की, है ना। सॉल्युबिलिटी में हमने समझा था कि जो सॉलिड्स होती है उनकी सॉल्युबिलिटी किस तरीके से होती है, एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी है क्या, वो पहली बात हमने वो समझी। फिर हमने समझा कि सॉल्युबिलिटी सॉलिड्स की लिक्विड में किस तरीके से क्या करते हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं, है ना। किन फैक्टर्स में वो बात करते हैं, वो सारी बातें हमने की थी। हेनरीज लॉ हमने बात करी, जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हमने लिक्विड में पढ़ा, हमने हेनरीज लॉ वहाँ पे समझा। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, आज उसका एक रिवीजन करेंगे, है ना। जो भी अभी तक हमने पढ़ा इस पूरे चैप्टर के अंदर कंसंट्रेशन टर्म से लेके और अभी तक, है ना। तो आज हम रिवाइज करेंगे, तो उसी को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो अभी तक हमने जब स्टार्ट किया था, सॉल्यूशन से चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। हमने देखा था कि सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, है ना। शुगर और वाटर को आप मिक्स करते हो तो क्या बनता है हमारे पास? शुगर सॉल्यूशन बनता है ना। और शुगर सॉल्यूशन हमारे पास जो बना वो कैसा है? होमोजेनियस है। शुगर सॉल्यूशन कैसा है बच्चों? होमोजेनियस है। होमोजेनियस में क्या होता है कि जो कंटेंट है वो आपस में सारे के सारे मिक्स हो जाते हैं। कंटेंट क्या होते हैं? आपस में सारे मिक्स हो जाते हैं और उनको आप किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल भी आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर आप शुगर को आपने वाटर में मिलाया या आप नमक को पानी में मिलाते हो, है ना, तो क्या आप उसको किसी फिजिकल मेथड द्वारा अलग कर पाओगे? अब फिजिकल मेथड है क्या? जैसे कि आप देखते हैं कि जो आपके अनाज होते हैं ना, अनाज वगैरह में जब कंकड़ पत्थर आ जाते हैं तो उन कंकड़ पत्थर को आप कैसे अलग करते हो? उन कंकड़ पत्थर से आप क्या करते हैं, जो वो है पत्थर है उनको हाथ से अलग करते हैं। हैंड पिकिंग आपने पढ़ा होगा, प्रोसेस 9th में हैंड पिकिंग आपने पढ़ा है। तो वहां पे हम क्या करते हैं? हैंड पिकिंग के द्वारा उसको अलग करते हैं, है ना। वो फिजिकल मेथड हो गया। क्या आप वो फिजिकल मेथड यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। यहाँ पे बिल्कुल भी उसको अप्लाई नहीं करते, कर ही नहीं सकते अप्लाई, है ना। तो किसी केमिकल मेथड द्वारा हम अलग तो कर सकते हैं पर किसी केमिकल मेथड द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कैसे होते हैं? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं जिसको हम फिजिकल मेथड द्वारा अलग नहीं कर सकते। ये बेसिकली क्या हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े, आगे समझते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे हमने बात की थी कि भाई इस पूरे चैप्टर में हमने बात करनी है बाइनरी सॉल्यूशन की, है ना। बाइनरी सॉल्यूशन देखो क्या होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें कि दो कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है ना। दो कंपोनेंट होंगे। देखो सॉल्यूशन के अंदर तो 2, 3, 4, 5 कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, पर जब हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं और इस चैप्टर भी हम जब बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम दो चीजों की बात करते हैं। एक सॉल्यूट की बात करेंगे और एक सॉल्वेंट की बात करेंगे, है ना। देखो सॉल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में हो, जो क्या हो, लेसर अमाउंट में हो, वो सॉल्यूट कहलाता है। और जो लार्जर अमाउंट में हो वो क्या कहलाता है बच्चों? सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे कि हमने कहा 20 ग्राम इथेनॉल सॉल्यूशन है। क्या? 20 ग्राम इथेनॉल सॉल्यूशन। तो 20 ग्राम इथेनॉल सॉल्यूशन को अगर आप देखो तो 20 ग्राम इथेनॉल सॉल्यूशन में भाई हर चीज अपने आप में कितनी है? हर चीज अपने आप में 100% होती है ना। हर चीज अपने आप में 100% है। तो 20 अगर आप 20% निकालो 100 का तो कितना हो जाएगा? 20 ग्राम, यानी 20 ग्राम इथेनॉल हो गया। बचा 80 ग्राम, तो 80 ग्राम क्या है? वाटर है। तो इनको अगर आप जब जोड़ो तो कितना बनता है? 100 ग्राम बनता है ना। तो 20 ग्राम तो इथेनॉल हो गया, 80 ग्राम वाटर हो गया, मिक्स करा हमने तो 100 ग्राम हमारे पास क्या आ गया? सॉल्यूशन तैयार हुआ। आई बात समझ में? 100 ग्राम क्या हुआ? सॉल्यूशन तैयार हुआ हमारे पास, है ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो लेसर अमाउंट में है, जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा और जो लार्जर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। आई बात समझ में? कम वाला सॉल्यूट, ज्यादा वाला सॉल्वेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हमने करी, है ना। आई बात समझ में आपको? सॉल्यूट कौन होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
आगे जैसे कि अगर हम बात करें 80% इथेनॉल सॉल्यूशन की, है ना, 80% इथेनॉल सॉल्यूशन है हमारे पास। तो 80% इथेनॉल सॉल्यूशन में अगर आप 80% निकालो 100 का तो कितना होता है 80 ग्राम, है ना। बचा 20 ग्राम वो वाटर रहा होगा, सॉल्यूशन है ना। तो 80 ग्राम, अभी 80 ग्राम इथेनॉल देखो ज्यादा अमाउंट में है, तो जो बताया था आपको जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। तो 80 ग्राम तो सॉल्वेंट होगा, मतलब 80 ग्राम इथेनॉल सॉल्वेंट होगा। बचा जो 20 ग्राम है वो क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा, है ना। ये बात समझ में आई। तो ये तो इस तरीके से आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है और किस तरीके से चीजें हो रही है। अगर जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है कि लिक्विड वाला पार्ट। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन की बात करें, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी हैं, है ना, अभी तक हमने ऐसी चीजें पढ़ी हैं कि हमारे माइंड में तुरंत ही क्या एक पिक्चर बनती है सॉल्यूशन को सुन के कि कुछ लिक्विड पार्ट हो, है ना, कुछ लिक्विड पार्ट हो। पर ऐसा साइंस स्टूडेंट आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड पार्ट नहीं होता, सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है ना, सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है। आपने क्लास 9th में जब आपने चैप्टर पढ़ा है केमिस्ट्री में, इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, वहां पे जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपने क्या देखा था कि वहां पे आपने कोलाइड्स के बारे में पढ़ा, है ना, कोलाइड्स के बारे में आपने पढ़ा और कोलाइड्स के बारे में आपने समझा कि कोलाइड्स किन चीजों से मिलकर बनता है। भाई कोलाइड्स में दो तरीके की चीजें आपने बात की थी, एक तो डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज हमने क्या पढ़ा था कि जो चीज किसी चीज में मिलाई जाती है ना, मतलब ऐसा सॉल्यूट हम उसको ट्रीट करते हैं, वो तो डिस्पर्स्ड फेज है। और जिस चीज में हम मिला रहे हैं, जैसा सॉल्वेंट ट्रीट कर रहे हैं उसको, वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है ना, वो क्या है बच्चों, डिस्पर्जन मीडियम है। तो समझ आया आपको बात कि कौन डिस्पर्स फेज है कौन डिस्पर्जन मीडियम है ना। तो ये हाँ, तो हमेशा सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड नहीं होता, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है ना। जैसे कि आपके जब आप रत्न वगैरह पहनते हैं, आप अंगूठियां पहनते हैं, तो उसमें जो पत्थर लगे रहते हैं वो कैसे, सॉलिड सॉल्यूशन है ना। आप गैस सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे कि एरोसोल हो गया आपके पास, आप देखते हैं कि धुंध है, फॉग है, जो आप आसपास अपने स्मोक देखते हैं, धुआं देखते हैं ना, डस्ट देखते हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, गैस सॉल्यूशन। और लिक्विड तो आपको पता है कि लिक्विड सॉल्यूशन होते क्या है ना। तो मेरे ख्याल से बातें आप लोगों को समझ में आई। आगे बढ़े, आगे हमारे पास क्या है, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमने इस चैप्टर में पढ़नी है कि इन सॉल्यूट सॉल्वेंट को जब हम क्या करते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट को जब आप डिफाइन करते हैं तो आप कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या क्या है, क्या आपके पास इस चैप्टर में दी गई है, उसके बारे में हमने बात करना है। अब कंसंट्रेशन टर्म्स भी बच्चों दो तरीके की होती है ना। एक तरीका है मास रिलेटेड, क्या है, मास रिलेटेड, जो किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करेंगी, है ना, मास पे डिपेंड करेंगी। तो मास पे जो डिपेंड करती हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को वेरी करो, आप टेम्परेचर को घटाओ बढ़ाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर को वेरी करने पे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, है ना। आई बात समझ में, टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मास रिलेटेड, जैसे कि मास बाय मास परसेंटेज, मोलालिटी में भी मास आता है ना। मोल फ्रैक्शन, इसमें भी क्या आता है बच्चों, मास आता है। पार्ट्स पर मिलियन, इसमें भी क्या आता है, मास आता है। तो जहां जहां मास आए, क्योंकि आपने सुना है, पढ़ा है फिजिक्स में कि मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या रहता है, वेरी नहीं करता, जितना है उतना ही रहता है। एक्चुअल में अगर आपने मास पढ़ा होगा तो आपको मास पढ़ाया गया है या आपने पढ़ा है कि कितना मैटर किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ना, कितना मैटर किसी ऑब्जेक्ट कंटेन करके रखता है, वो उसका क्या कहलाता है बच्चों, वो उसका मास कहलाता है ना, वो उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है, ठीक है ना। तो मास तो चेंज नहीं होता, आप उसको इक्वेटर में लेके जाओ, उसको पोल्स में लेके जाओ, उसको कहीं भी लेके जाओ, वो चेंज नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहता है।
तो ये वाली चीजें मास रिलेटेड है, तो यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी, टेम्परेचर पे इनका कोई भी प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना। तो कौन कौन सी बताई मैंने, मास बाय मास परसेंटेज बताई, मैंने मोलालिटी बताई, मोल फ्रैक्शन बताया, और पार्ट्स पर मिलियन बताया, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास। दूसरे हमारे पास 4 और कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि वॉल्यूम बेस्ड है, वॉल्यूम बेस्ड है, यानी वॉल्यूम होता है उनमें, और जिस पे जहां भी वॉल्यूम आ जाए वहां वो टेम्परेचर पे डिपेंड तो जरूर करेंगी, है ना। क्यों करेंगी डिपेंड, भाई वॉल्यूम क्या होता है, आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, आप घटाते हैं, तो वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आपने क्या है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा, तो आपने देखा कि जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही पास पास है, कॉम्पैक्ट है, बहुत पास पास है, बहुत कॉम्पैक्ट है। अब अब क्या है कि अब आप क्या बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर आपने दिया है ना, सपोज आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जब मॉलिक्यूल्स पास पास है मतलब उन्होंने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया। एक्चुअल में वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि कोई भी बॉडी कितना स्पेस घेरती है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है ना। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनको एनर्जी मिलेगी, है ना। कौन सी एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, क्योंकि आपको बताया गया है कि जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो उनके पास समय कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और आपने ये भी पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना। तो सॉलिड में तो उनको जगह नहीं है मूव करने की, लेकिन वो अपनी ही मेन पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। अब आपने जब टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने से उनको थोड़ा सा एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई तो वो अपनी जगह से हट के दूसरी जगह ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखो वही मॉलिक्यूल्स एक छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड थे, टेम्परेचर बढ़ाने से वही मॉलिक्यूल्स अभी थोड़ा सा खिसक गए, अपनी जगह से दूर चले गए, यानी अपनी उन्होंने और जगह घेर दी, मतलब वॉल्यूम उनका क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से, कहने का मतलब टेम्परेचर वेरी करने से वॉल्यूम भी वेरी होता है। वेरी का मतलब यहाँ पे कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, जिस कंडीशन पे हम उसको बताना चाह रहे हैं। तो ऐसी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो हमारे पास 5 कंसंट्रेशन टर्म्स है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, है ना। इन कंसंट्रेशन टर्म्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है। उससे पहले आपको इतना समझ आया होगा, तो मेरे ख्याल से आप इन्हें नोट डाउन करिए, देन उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।
तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक चीजें समझ आएंगी। अब हम एक एक करके बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को लेके, है ना। जैसे कि पहली कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास है बच्चों मास बाय मास परसेंटेज, है ना। मास बाय मास परसेंटेज, तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होती है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। ये मास बाय मास, देखो मास बाय मास, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, ऊपर वाला मास सॉल्यूट का होगा, नीचे वाला मास सॉल्यूशन का होगा। जैसे कि अगर हमें बोला 7% मास बाय मास NaCl सॉल्यूशन, है ना, 7% मास बाय मास NaCl, आपने क्या करा, NaCl को वाटर में मिलाया होगा, तो उससे आपका NaCl का सॉल्यूशन तैयार हुआ। कहने का मतलब NaCl तो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और जिस पे आपने मिलाया वाटर में वो सॉल्वेंट हो गया। तो जब मिलाया आपने तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया, वो बना हमारे पास 7%। तो 7% यानी 100 का 7% कितना हुआ, 7 ग्राम। तो 7 ग्राम NaCl आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन के में प्रेजेंट है। तो अगर 7 ग्राम NaCl है तो बचा 93 ग्राम क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्वेंट हो जाएगा यानी वाटर। तो उसको जब आप मिलाएं, है ना, ऐड करें तो ही तो 100 ग्राम आपके पास आया। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया। हमें सॉल्यूट का मास दे रखा है 7 ग्राम, सॉल्यूशन का मास दे रखा है 100 ग्राम, है ना। तो आप इसको कैंसिल करो 100 से 100, तो 7 आ गया ना 7%, यानी ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम मास बाय मास परसेंटेज बताते हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम, जैसे कि एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हमारे पास, हमको क्या दिया है कि 15 ग्राम ग्लूकोज को हमने 105 यानी 105 ग्राम वाटर में हमने डिसॉल्व किया, है ना। हमें मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मास बाय मास परसेंटेज के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो सॉल्यूट का मास चाहिए, एक सॉल्यूशन का मास चाहिए, दो चीजें हमें चाहिए, है ना। तो सॉल्यूट का मास हमारे पास कितना दे रखा, बोला कि 15 ग्राम, 15 ग्राम किया था हमने डिसॉल्व, तो सॉल्यूट का मास तो 15 ग्राम हो गया, है ना। अच्छा, रहा सॉल्यूशन की बात, तो सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा बच्चों, सॉल्यूशन के मास के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो सॉल्यूशन जो बनता है वो दो चीजों से मिलके बनता है ना, एक तो सॉल्यूट से मिलके बनता है, एक सॉल्वेंट से मिलके बनता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूट का मास तो कितना है, 15 ग्राम है, सॉल्वेंट का मास कितना है, 105 ग्राम है। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 120 ग्राम हो गया, है ना। टोटल क्या हो गया, 120 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया था 15, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, मतलब हमने निकाला 120, आपने इसको जब कैलकुलेट करा तो 12.5% आ रहा हमारे पास, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा किस तरीके से आपको मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है अगर आपको क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऊपर तो चले गया मास और नीचे आ गया वॉल्यूम। तो ऊपर वाला मास सॉल्यूट का मास, नीचे वाला भी वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, है ना। कैसे पता लगाते हैं, अगर हमें बोला गया 5% मास बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, क्या बताना है, 5% मास बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन बताना है। तो कहने का मतलब 5 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है। क्या है, 5 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में क्या है, मौजूद है ना। तो समझ आ रहा है आपको कि 5% का मतलब 5 ग्राम, यानी बचा कितना होगा, 95 ग्राम वाटर रहा होगा, 95 प्लस 5 कितना होता है, 100, तो 100 ml सॉल्यूशन है आपके पास। चेक कर लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, है ना। आप जब इसको कैलकुलेट करो तो 5% आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है ना। तो ये दूसरी कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास थी, है ना। तो मेरे ख्याल से भी समझ आई होगी आपको। अगली है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है कि मास ऑफ ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। तो अगर आपको बोला गया कि 3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl एक्वस सॉल्यूशन, क्या बोला गया, 3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl एक्वस सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब कि ऊपर वॉल्यूम है तो ml में आएगा,
3 ml HCl कहाँ पे प्रेजेंट है? 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। तो अगर आप इसको देखें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आई होगी 3 कंसंट्रेशन टर्म्स क्या थी, है ना। जो नोट करना चाहे इसे नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने रिवाइज किया कंसंट्रेशन टर्म्स में 3 कंसंट्रेशन टर्म्स तक। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।